हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल में। आज हम बैंकिंग अवेयरनेस का जो स्टैटिक पोर्शन है उसको ही कंटिन्यू करेंगे और जो पार्ट 3 है उससे गो थ्रू करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों से पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें मैंने पार्ट 1 में आपसे डिस्कस किया था कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग क्या है, और देन हमने सेकेंड वाले पार्ट में हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जाना था। एंड हमने ये जाना था कि क्यों मॉनेटरी पॉलिसी इतनी इंपॉर्टेंट है एंड हाउ द आरबीआई यूज़ द मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन सिचुएशन इन द इकोनॉमी। सो आज हम उसी का ही कंटिन्यूएशन करेंगे, उसी कंटिन्यू करेंगे। तो जिन लोगों ने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उनसे गो थ्रू करिए, तभी जाके आपको ये जो पार्ट 3 है वो समझ में आएगा। तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोग को ये बताया था कि कमर्शियल बैंक जो है वो एक्चुअली में क्या करता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो है वो कुछ अमाउंट जो है वो लोन लेता है और आगे फिर फर्दर वो उस लोन को आगे कंज्यूमर्स या कस्टमर्स को लेंड करता है। तो ये जिस रेट पे लोन लेता है उसको हम रेपो रेट कहते हैं, और आगे जब वो लेंड करता है तो वो अपना मार्जिन उसमें लगाता है जिसको हम स्प्रेड करते हैं। तो इन दोनों का ही जो एडिशन होता है उसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं जो बैंक लगाता है। तो ये जो कैलकुलेशन है कि इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा बाय द वे ऑफ मर्जिंग रेपो रेट एंड स्प्रेड, तो ये कैलकुलेशन जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है बैंकों को दिया है। लेकिन क्या ये जो कैलकुलेशन है ये पहले से ही ऐसा था जब से हमारी बैंकिंग स्टार्ट हुई है या कुछ और था, तो उसके बारे में जानेंगे। उसी के साथ इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ लोन्स के बारे में जानेंगे कि टाइप्स ऑफ लोन कौन कौन से होते हैं, सिक्योर्ड क्या होता है, अनसिक्योर्ड क्या होता है, टर्म लोन क्या होता है, अनटर्म लोन क्या होता है, नॉन टर्म लोन। एंड उसके बाद हम अगर टाइम बचा तो एनपीए जो है उसको भी समझेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, उनके सब टाइप्स क्या हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो रेपो रेट प्लस स्प्रेड होता है। तो ये जो कैलकुलेशन है कि हम इस कैलकुलेशन से हम अपने इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करेंगे, ये जो है 2019 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया था डेट सर्टेन लोन्स जो रिटेल और एमएसएमई में होते हैं वो लिंक्ड होंगे टू एन एक्सटर्नल बेंचमार्क like repo rate. Why it is called external benchmark? Because the rate which the commercial bank is quoted, it includes the repo rate, and repo rate is dependent upon an external factor which is decided by RBI. So that's why it is an external benchmark. अगर बैंक खुद से अपने रेट्स को डिसाइड करते तो हम उसे बोलते कि बैंक्स की अपनी खुद की कैपेसिटी है, और बोलते उनके पास एक इंटरनल बेंचमार्क जैसी चीज़ है जिससे वो अपने रेट्स को टोटली खुद डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो डिसीजन होता है उसमें एक पार्ट तो रेपो का चले जाता है और जो दूसरा पार्ट होता है उसी में ही बैंक का कंट्रोल रहता है। लेकिन अगर हम बात करें कि फुल पूरा का पूरा अगर बैंक कंट्रोल करता है इंटरेस्ट को तो उससे हम बोलते हैं इंटरनल बेंचमार्क। तो क्या ये इंटरनल बेंचमार्क जैसी कोई चीज़ पहले थी, या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बैंक्स में बैठे रहते हैं क्या उनके पास ये पावर थी? तो इसका आंसर है यस, बिकॉज बिफोर 2010 एक BPLR जैसा कॉन्सेप्ट था, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। इसमें क्या होता था कि हर एक इंडिविजुअल बैंक खुद से जो है रेट्स को डिसाइड करते थे अपना अपना। एंड रेपो रेट हैड नो लिंक टू द लोन प्राइसिंग, मतलब रेपो रेट का कोई भी उन लोन में कोई भी डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं था। तो इसमें क्या था, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी था। इसको मैं इस स्लाइड को ही मैं इजीली मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखिए लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि बैंक जो होता है बैंक वो उसके पास डिपॉजिट्स लेने के कौन कौन से तरीका है। तो एक तो है वो कस्टमर से डिपॉजिट ले ले, मतलब जो क्यों लिखने जा रहा, कस्टमर से डिपॉजिट्स ले ले डिपॉजिट। और दूसरा क्या है कि वो आरबीआई से फंड्स लोन के तौर पे ले ले अपने पास, है ना, और आगे वो क्या बोलते हैं दूसरे कॉर्पोरेट हाउसेस को लेंड कर दे। तो यही है कोर बिजनेस कि वो कस्टमर से जो है डिपॉजिट लेता है, आरबीआई से कुछ अमाउंट लोन के तौर पे लेता है और आगे वो इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट पे लोन देता है। मतलब अगर डिपॉजिट में वो 3% दे रहा है, सेविंग्स या एफडी में मान लो 7% दे रहा है, और जब वो लोन लेके आ रहा है रिजर्व बैंक से वो 6% पे लेके आ रहा है, तो आगे जब वो लेंड करेगा तो वो 9% में करेगा। तो जब तक 2019 में जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये मैंडेट नहीं किया था कि बैंक्स जो है वो रेपो रेट को लेंगे जब वो अपने इंटरेस्ट को कोट कर रहे हैं, तो उससे पहले क्या था कि उनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंचमार्क थे। जैसे कि मैं BPLR की बात करूं, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, इसमें क्या होता था कि बैंक खुद से डिसाइड करता था कि मेरा रेट क्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि कमर्शियल बैंक जो है वो खुद से डिसाइड करता था। तो अगर आरबीआई
के पास एक ऐसी सिचुएशन आई है कि जहाँ पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन पैदा हो रही है। जैसे कि अगर महंगाई बहुत बढ़ रही है ना, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, उसके वजह से प्राइजेस जो है बहुत ज़्यादा ऊपर हो रहे हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है उस टाइम पर कि वो क्या बोलते हैं, रेपो रेट को जो है वो बढ़ा देता, जिसकी वजह से लोन जो है महंगा हो जाता और लोगों के पास पैसा कम आता। तो जैसे ही मनी सप्लाई कम होती है, उससे क्या होता कि जब वो मार्केट में जाता तो ऑटोमेटिकली प्राइजेस कम हो जाते हैं। जो मैंने टॉय वाला एग्जांपल आपको समझाया था ना कि लोगों के पास पैसा कम होता है तो वो लोग क्या करते हैं, बचत करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि इसका जो वैल्यू है ये हमें कम पे दो, तो धीरे धीरे प्राइस डाउन हो जाता है। क्योंकि इकोनॉमी के लिए कभी भी इन्फ्लेशन भी अच्छा नहीं होता और डिफ्लेशन भी अच्छा नहीं होता, अच्छा सिचुएशन नहीं होता है, एक स्टैंडर्ड ग्रोथ रहे। तो उसी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस रेपो रेट को चेंजेस करता है। लेकिन अगर कमर्शियल बैंक डायरेक्टली उस चेंजेस को ना इम्प्लीमेंट करे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मेंटेलिटी क्या थी 2019 से पहले कि ये थी कि मैं रेट अगर डिसाइड कर रहा हूँ कि रेपो रेट में 6% में दूंगा, तो बैंक अगर मेरे से लोन के तौर पे ये पैसा लेके जा रहा है तो जब वो आगे लैंड करेगा तो वो तो ज़्यादा भी करेगा, है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो ये सोच के चल रहा था। लेकिन बैंकों ने क्या किया कि वो आगे जब वो बिग कॉर्पोरेट हाउसेस को लैंड कर रहे थे इस BPLR के एरा में, वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे थे, है ना। तो इससे क्या होता है, इससे बैंकों के लिए रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि ये जो इंडिविजुअल है, कॉर्पोरेट हाउस, अगर इसने डिफॉल्ट कर दिया तो इसको तो पहले से ही एक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 5% से, उससे भी उसने डिफॉल्ट कर दिया। तो जो मैकेनिज्म है, ये प्रपोजिशन है, यही खराब है। क्योंकि इसे वापस से जो कस्टमर्स को वो पैसा लौटाना है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी वो लौटाना है, तो ये तो प्रपोजिशन ही गलत है। तो यहीं पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये सोचा कि यार ये मेरे से जो फंड ले रहा है ये तो ज़्यादा पे ले रहा है और आगे जब लोन दे रहा है वो कम पे दे रहा है, तो इसलिए मुझे एक बेस रेट का कॉन्सेप्ट चाहिए कि जहाँ पर मैं बेस रेट का कॉन्सेप्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दे दिया कि तुम जो लोन दोगे वो उसका जो आधार होगा, मतलब वो जो डिपेंड होगा वो कॉस्ट ऑफ फंड में होगा। अब ये कॉस्ट ऑफ फंड क्या है, तो अगर मैं लेमैन में आप लोग को समझाऊं कि कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब होता है कि जैसे कि दो इंडिविजुअल्स है, तो एक इंडिविजुअल ने एक दूसरे इंडिविजुअल को एक लोन दिया और उसने ये कहा कि जब तू मुझे ये लोन रीपे करेगा तो तू एग्जैक्ट यही अमाउंट पे नहीं करेगा, इसका मुझे 2x देगा। क्या अगर तू मुझसे 100 रुपये ले रहा है, ठीक है, तो जब तू रिटर्न करेगा तो तू मुझे एक्स्ट्रा 100 रुपये मुझे देगा। तो ये जो एक्स्ट्रा 100 रुपये है ना, यही इसका कॉस्ट ऑफ फंड है, यही इसका कॉस्ट ऑफ फंड है, ये इसका कॉस्ट ऑफ फंड है कि 100 रुपये में 100 रुपये कॉस्ट ऑफ फंड आ गया जिसको वापस से रिटर्न करना है। तो अगर मैं यहाँ पे बैंक के एग्जांपल की बात करूँ तो बैंक के लिए क्या है, बैंक के लिए सिंपल सा है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो लोन ले रहा था तो 6% जो ले रहा है कि 6% उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो बैंक के लिए ये क्या है, कॉस्ट ऑफ फंड है। और 3% या 7% जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस से डिपॉजिटर्स को देगा, तो वो क्या है, उसका कॉस्ट ऑफ फंड है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये मैंडेट किया कि तुम जो है कॉस्ट ऑफ फंड्स को बेस बनाओगे और आगे जब लैंड करोगे तो वो इस हिसाब से होगा कि जो कॉस्ट ऑफ फंड है प्लस अपना जो भी तुम्हारा मार्जिन है उसको लगा के तुम लैंड करोगे। लेकिन स्टिल यहाँ पे रेपो रेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो इसके वजह से कुछ टाइम बाद जो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लेके आए गए, जिसमें क्या हुआ कि पार्शियली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि तुम हमारा रेपो रेट अपने इंटरेस्ट पे लगाओगे। अगर रेपो रेट मान लो 9% है तो उसका पार्शियली 4.5% अपने इंटरेस्ट में तुम लगाओगे और फिर तुम लैंड करोगे, जिससे ट्रांसपेरेंसी और भी बढ़ेगी। लेकिन स्टिल जो है ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था, क्योंकि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्जेंटली चाहता है कि कोई चीज़ इंप्लीमेंट हो ऑन द ग्राउंड लेवल और अगर वो हो ना पाए तो ये तो मुश्किल वाली सिचुएशन है। जैसे कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है तो उसने तो रेपो रेट चेंज कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो तो पार्शियल इम्पैक्ट है, तो उसकी वजह से ग्राउंड लेवल पे वो इम्पैक्ट ही नहीं आ पा रहा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोच रहा है। तो इसलिए 2019 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये मैंडेट कर दिया कि तुम जब भी लोन दोगे तो तुम रेपो रेट प्लस स्प्रेड अपना लगा के लोन दोगे, जिससे क्या होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है कि जब भी उसे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन को ठीक करना है तो रेपो रेट को चेंज करके वो स्प्रेड में चेंज आ जाएगा। मतलब वो डिपेंडेंट नहीं है। अगर देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर बैंक्स अपने स्प्रेड को चेंज नहीं भी करते, स्टिल जो है रेपो से ही सारा गेम हो जाता है कि अब कि रेपो चेंज होता है तो उससे ही जो है वो इम्पैक्ट आ जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था इन द एरा ऑफ BPLR और बेस रेट या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स में। ओके, तो वापस इस पेज को समझते हैं। तो मैंने वही बोला कि 2019 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये मैंडेट कर दिया था कि तुम एक एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट को यूज़ करोगे जिसको हम रेपो रेट से जानते हैं। लेकिन बिफोर 2010 बैंक्स यूज्ड बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि BPLR क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। दिस
रेपो रेट हैड नो डायरेक्ट लिंक टू द लोन प्राइसिंग एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इसमें थी, और बैंक गिव डीप डिस्काउंट्स टू द बिग बोरोवर्स। फिर 2010 से 2016 तक बेस रेट का कॉन्सेप्ट चला, जहाँ पे मैंने आपको ये समझाया कि कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है उसको लेते थे कि आपकी कितने भी कॉस्ट ऑफ फंड है उसको आप बेस बना के अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करोगे, बट स्टिल रेपो रेट का वहाँ पे इन्फ्लुएंस्ड इनडायरेक्टली था, डायरेक्टली नहीं था। फिर 2016 में 2016 टू 2019 MCLR लाया गया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड ऑन लेंडिंग रेट इंट्रोड्यूस, और इसमें क्या था कि पार्शली ये डिपेंडेंट था रेपो रेट पे, स्टिल नॉट डायरेक्टली लिंक्ड। तो बैंक्स को यहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी होती थी कि अपने रेट्स को वो डिसाइड कर पाए, और जिससे वो नॉट पास ऑन फुल रेपो रेट कट्स टू द कस्टमर्स। जैसे कि अगर मान लो कि डिफ्लेशन की सिचुएशन है, ठीक है, डिफ्लेशन की सिचुएशन है ना, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाए, मनी सप्लाई बढ़ जाए, तो आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को क्या करेगा, कट करेगा, रेपो रेट को कट करेगा। लेकिन क्योंकि ये पार्शली MCLR में तो पार्शली रेपो रेट को लिया जाता था, तो उस टाइम पे वो इम्पैक्ट नहीं आ पाता था। तो उसी की वजह से 2019 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डायरेक्टली मैंडेट कर दिया कि अब से जो भी लोन आप लेंड करोगे उसमें जो आपका इंटरेस्ट होगा उसमें रेपो प्लस स्प्रेड होगा। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स हम लेते थे। इसमें आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ फुल फॉर्म्स याद रखने हैं हर एक का, और अगर हो सके तो ईयर, कौन सी ईयर में ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंटेशन हुई थी और कब तक। ओके, सो नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ लोन्स के बारे में समझते हैं कि एक बैंक के लिए कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस तरीके के अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, और उनको एक्चुअली कैटेगराइज कैसे किया जाता है, मतलब कैसे कैटेगरी में डाला जाता है कि ये टर्म लोन है और ये नॉन टर्म है, ये सिक्योर्ड है, ये अनसिक्योर्ड है, तो वो कैसे होता है। तो उससे पहले मैं आप लोग को एक ये समझाना चाहता हूँ कि बैंक में लोन का जो प्रोसेसिंग है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, बैंक किस तरीके से लोन को प्रोसेस करता है, कि लोन एक ऐसा डिवीजन है जिसमें एक्चुअली में काम करने में बहुत मज़ा आता है, रिस्क भी रहता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप मनी के साथ डील कर रहे हो और वो कुछ पैसा जो है आप किसी कस्टमर को दे रहे हो। आप एज अ बैंकर सोचो कि कोई आपके पास आया है और वो कह रहा है कि सर मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो आप उसको 10 लाख का लोन ऐसे ही तो नहीं दे दोगे इसकी शक्ल देख के, यार इसकी तो बहुत प्यारी शक्ल है तो इसको मैं 10 लाख का लोन दे देता हूँ, तो ऐसे तो नहीं होगा। आप किसी डॉक्यूमेंट का सहारा लोगे, तो क्योंकि आप किसी डॉक्यूमेंट का सहारा ले लो तो वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है कि नहीं, क्या उस जो डॉक्यूमेंट है वो फेक तो नहीं है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का, तो कहीं से बना के लेके नहीं आया। उसके बाद जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक्चुअली में वो बहुत फेक हो सकते हैं, क्योंकि लोन्स दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के लोन मतलब एक होते हैं सिक्योर्ड लोन, ठीक है, और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं? सिक्योर्ड लोन होते हैं जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो बैंक को मॉर्गेज के तौर पे एज अ कोलेटरल दिया जा रहा है और उसके अगेंस्ट में लोन ले रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा होती है बैंक के लिए, क्योंकि इन केस अगर वो इंसान लोन पे नहीं कर पाया तो उसका जो प्रॉपर्टी है उसको बेच के बैंक जो है रिकवर कर सकता है और बाकी का अमाउंट जो है वो यूटिलाइज कर सकता है, जो जितना भी रिमेनिंग अमाउंट है। तो सिक्योर्ड जो है वो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है एज अ बैंक, लेकिन एज अ ऑफिसर ये आपके लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सिक्योर्ड में क्या है कि आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो है उससे तो गो थ्रू करना ही है, क्योंकि सबसे पहले फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को देखा जाता है। जैसे कि कोई आया कोई भी पर्सन XYZ और उसने बोला मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, तो सबसे पहले आप फाइनेंशियल देखते हो उसके, और वो मैं समझाऊंगा कि आप किस लोन पे कौन से फाइनेंशियल्स को देखते हो। लेकिन सबसे पहले आप फाइनेंशियल्स देखते हो कि इस बंदे की लोन की एलिजिबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही। ठीक है, अगर कोई सैलरीड इंडिविजुअल है तो आप सैलरी स्लिप देखते हो इसकी एलिजिबिलिटी बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है 10 लाख के लिए। ठीक है, आज हम थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे एलिजिबिलिटी निकाली जाती है। मैं डीप डाउन इसमें नहीं समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ही आप लोग को बताऊंगा कैसे एक्चुअल में प्रोसेस होता है। लेकिन सबसे पहला जो स्टेप होता है लोन लेते वक्त वो क्या कि आपके फाइनेंशियल्स को देखा जाता है कि आपके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। आफ्टर फाइनेंशियल्स अगर वो सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन कौन कौन से होते हैं बैंक के पास? एक तो लैप होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, दूसरा होता है होम लोन। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और होम लोन में फर्क है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज देते हो, आप फाइनेंशियल्स दिखाते हो, फाइनेंशियल्स दिखाने के बाद अपनी प्रॉपर्टी का मॉर्गेज देते हो और उसके बेसिस पे बैंक आपको लोन देता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में और होम लोन में देखिए, होम लोन में भी आप एक प्रॉपर्टी को गिरवी रख रहे हो और उसके अगेंस्ट में एक लोन ले रहे हो, लेकिन इनमें फर्क है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपको पर्पस जो होता है, पर्पस ऑफ लोन जो है वो डिसाइडेड नहीं होता। मतलब जो आपने लोन लिया है उससे आप क्या बोलते हैं बिजनेस कर सकते हो, उससे आप घूमने जा सकते हो, उसका आप कुछ भी कर सकते हो उस लोन अमाउंट से। उसका पर्पस ऑफ लोन डिसाइडेड नहीं है, उससे आप कोई भी पर्पस आप खुद डिसाइड करोगे। लेकिन होम लोन में क्या होता है कि आपका पर्पस डिसाइडेड होता है कि आप किस चीज़ के लोन ले रहे हो। मानो आपने बैंक को बोला कि यार मैं इस प्रॉपर्टी में 6 फ्लोर का बिल्डिंग बनाऊंगा, उसके लिए मुझे लोन चाहिए, तो वहां पे क्या है बैंक आपको उस हिसाब से लोन देगा। तो पहला जो लोन होगा, मतलब होम लोन क्या होता है पार्ट पेमेंट में होता है,
पार्ट पेमेंट में होता है। तो पहला जो अमाउंट होगा वो बेस बनाने के लिए होगा, फिर जब आपकी 2-3 लेयर मतलब 2-3 फ्लोर बन जाएंगे उसके बाद फिर दूसरा पेमेंट होगा। तो बार बार बैंक आके देखता है कि पर्पस ऑफ लोन जो है वो यहाँ कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि होम लोन में वापस जाके देखता है उनके घर पे कि यार इन्होंने ये पैसा सही जगह यूटिलाइज करा है कि नहीं यूटिलाइज किया। तो क्या पता आपके दिमाग में ये आएगा कि यार फिर तो यार लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में तो मैं लोन लेके वापस मैं कुछ भी कर सकता हूँ उससे, मैं घर भी बना सकता हूँ, कहीं घूमने भी जा सकता हूँ, मेरे पे कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब बैंक आके बार बार नजर नहीं रखेगा, तो उस हिसाब से तो मैं लैब ले लूंगा। लेकिन लैब और होम लोन में एक जो है वो फर्क दे जाता है, वो है क्या, इंटरेस्ट। मतलब होम लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो यूजुअली जो है लैब से कम होता है। हमेशा हर बैंक ज़्यादातर आप देखोगे जब भी कि होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो लैब से थोड़ा नहीं तो थोड़ा कम ही रहेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया कि सिक्योर्ड लोन क्या है, लैब और होम लोन जो होते हैं सिक्योर्ड में आते हैं, और क्योंकि यहाँ पे लोग प्रॉपर्टी को मॉर्गेज देते हैं टू द बैंक। ओके, तो एज अ बैंकर आपको क्या करना है, पहले फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से गो थ्रू करना है, फिर दूसरा क्या होता है आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनसे भी आपको गो थ्रू करना पड़ता है। तो अब आते हैं कि अब इसमें और एक लोन होता है बिजनेस लोन। तो बिजनेस लोन जो होता है वो भी इस कैटेगरी में आता है, सिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड में, ठीक है। बिजनेस लोन जो बिजनेस करते हैं उनके लिए होता है, जैसे एमएसएमई वगैरह वो भी लेते हैं। नेक्स्ट होता है कि अनसिक्योर्ड में कौन सा आता है। तो अनसिक्योर्ड में आपको प्रॉपर्टी का असेसमेंट नहीं करना, क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉपर्टी आपको मॉर्गेज नहीं दिया जाता। इसमें सिर्फ आपके फाइनेंशियल्स जो होते हैं वो चेक होते हैं, और आपके फाइनेंशियल्स के बेसिस पे ही आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इसमें जो लोन्स आते हैं वो आते हैं पीएल, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, ये सारे लोन किसमें आते हैं, अनसिक्योर्ड में आते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ ओनली विद द फाइनेंशियल्स बैंक गिव लोन टू द कस्टमर्स। ओके, इसमें प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स का असेसमेंट कोई भी नहीं किया जाता। तो क्योंकि इसमें कोई भी मॉर्गेज नहीं दिया जा रहा है बैंक के द्वारा, तो यहाँ पे जो रिस्क है फॉर द बैंक वो क्या है, हायर है। तो इनका जो रिवॉर्ड होता है वो भी हायर होता है। मतलब इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोग चार्जेस करते हैं ये हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू व्हेन वी डू विद लैब और होम लोन या बिजनेस लोन सिक्योर्ड। जब हम इनसे कंपेयर करते हैं तो अनसिक्योर्ड का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज़्यादा होता है और सिक्योर्ड का कम होता है। और एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि बिजनेस लोन जो होता है वो सिक्योर्ड भी होता है और वो अनसिक्योर्ड भी होता है। मतलब सिक्योर्ड भी हो सकता है और वो अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। ओके, मतलब बिजनेस लोन जो होता है वो प्रॉपर्टी देके भी ली जाती है और विदाउट प्रॉपर्टी भी ली जाती है। तो अगर जब वो विदाउट प्रॉपर्टी ली जा रही है तो उसका जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है, और जब प्रॉपर्टी देके ली जा रही है तो उसका रेट कम होता है। ओके, सो ये कि मैंने आप लोगों को ये समझा कि डिफरेंट प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया कि लैब, होम लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन। ओके, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड भी आई होप समझ में आ गया। और एक टर्मिनोलॉजी होती है टर्म वर्सेस नॉन टर्म, ठीक है, टर्म वर्सेस नॉन टर्म। तो टर्म क्या होता है, टर्म लोन कौन से होते हैं, टर्म लोन वो होता है जिसमें टेन्योर जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, टेन्योर फिक्स्ड होता है और उसमें ईएमआई बर्डन आता है टू द कस्टमर, ठीक है। उसका याद रखना, टर्म लोन वो लोन होते हैं जिसमें एक पीरियड जो है वो डिसाइडेड है और उसका एक ईएमआई भी है जो डिसाइडेड है, जो एवरी मंथ काटा जाएगा। लेकिन नॉन टर्म में क्या है कि पीरियड जो होता है वो छोटा होता है, मतलब ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए होता है और उसका जो ईएमआई है वो एज सच कोई है नहीं, एज सच कोई ईएमआई नहीं है। अगर आप उस चीज़ को यूटिलाइज करोगे तब आपको ईएमआई देना, अगर आप नहीं करोगे तो नहीं देना है। जैसे कि अगर मैं नॉन टर्म की बात करूँ, यहाँ पे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि नॉन टर्म कौन से लोन होते हैं। तो बिजनेस लोन में ही एक लोन होता है नॉन टर्म, ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंने सिर्फ इसको लिया है एक नॉन टर्म। तो एक लोन होता है सीसीओडी। सीसीओडी में क्या होता है कि बिजनेस लोन में कि यहाँ पर कोई भी ईएमआई नहीं बनती, आप जितना यूटिलाइज करते हो अमाउंट से आपको उसमें लोन देना पड़ता है। ओडी और सीसी एक तरीके का अकाउंट होता है, ये लोन नहीं है, ये एक्चुअली एक अकाउंट है जो बैंक्स आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर मैं सिंपल अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो अगर उसके पास एक करंट अकाउंट है तो जो बैलेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव में जाता है ना, हमेशा पॉजिटिव में जाता है। लेकिन अगर बैंक ने ये बोला कि मतलब कोई बैंक के पास आया और उसने बोला है मुझे सीसी या ओडी चाहिए, ठीक है, इन दोनों में भी थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन अभी के लिए समझे कि अगर बैंक को बोला कि मुझे सीसी और ओडी चाहिए और बैंक ने उसके ओडी अकाउंट खोल दिया और बैंक ने उसके फाइनेंशियल्स को देख के और उसके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स से गो थ्रू करके डिसाइड किया कि हम इसको 50 लाख तक का जो है ओडी दे सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि जो उसका अकाउंट है, ये जो उसका करंट अकाउंट है वो तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ और एक अकाउंट खुल जाएगा ओडी अकाउंट। तो ओडी अकाउंट में क्या है कि वो 50 लाख तक अपने अकाउंट को माइनस में लेके जा सकता है। माइनस का मतलब है जब उसको यूटिलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, मान लो कभी और ये जो होता है ये क्या बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, मतलब उसका शॉर्ट टर्म होता है, मतलब ये 1 साल के लिए होता है। तो 1 साल तक अगर उसको मान लो कभी उसको जरूरत हुई कि यार मुझे ना यार कभी भी बीच में क्या यार उसको ना अब पेमेंट्स मिल नहीं रहे और उसको 1 लाख यूज करना है, तो वो लोन को फ्रॉम द बिगिनिंग उसको ईएमआई नहीं देना, जब वो यूटिलाइज करेगा तब उसको एक चार्ज देना है। तो मान लो
और जैसे उसने सेंक्शन कराया अपना अमाउंट 50 लाख का, आफ्टर 2-3 मंथ्स उसको जरूरत हुई तो उसने 1 लाख रुपए वहां से निकाल लिया, तो इस अकाउंट में -1 लाख दिखाएगा कि आपने इस अकाउंट से -1 लाख निकाला है। और जब तक वो रहेगा, मतलब जितने दिनों तक आपने उस -1 लाख को निकाल के रखा है, मतलब जब तक उससे आप पॉजिटिव नहीं कर रहे हो, आपको सिर्फ उतने दिनों का चार्ज देना है। जैसे कि आपने ओडी अकाउंट से -1 लाख निकाल दिया और आपने कितने दिनों के लिए निकाला, आपने 10 दिनों के लिए निकाला, तो सिर्फ आपको 10 दिनों का ही चार्ज देना है। आप पे ईएमआई बर्डन नहीं बनता कि आपको एवरी मंथ ये करना है। जैसे कि पहले हो सकता है आपने 10 दिनों के लिए किया, उसके बाद आपने 50,000 रुपीज अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो अब जो आपके ओडी अकाउंट में 50,000 दिखाएगा, तो 10 दिनों तक तो आपने 1 लाख यूज किया, तो आपको जो चार्ज होगा वो 10 दिनों तक 1 लाख का पड़ेगा। और फिर आप 50,000 माइनस में अभी भी दिखा रहा है, तो इसको जितने दिनों तक आप नेगेटिव रखोगे, हो सकता है आप 20 दिनों तक रखो, तो अगर आप 20 दिनों तक रखोगे और एक अमाउंट मतलब 50,000 का आप उस अकाउंट में नहीं आप डिपॉजिट करो, तो वो 50,000 ही दिखाएगा और उतने दिनों का आप में चार्ज लगा। इट्स लाइक क्रेडिट कार्ड। जैसे क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आपके पास एक लिमिट दी जाती है कि मान लो आपका 45,000 है, आप क्रेडिट कार्ड को स्वैप करते हो 45,000 एंड देन बिल साइकिल जनरेट और आपको नेक्स्ट बिल में पे करना होता है ना। तो ओडी अकाउंट में क्या है, इट्स लाइक अ क्रेडिट कार्ड कि इसमें आपके पास एक लिमिट डिसाइड कर दिया गया है, लेकिन इसमें क्या है कि इसको नेक्स्ट मंथ आपको कोई ब्रैकेट नहीं दिया गया कि यार इतने टाइम पे अगर आप पे नहीं करोगे तो आप में चार्जेस नहीं लगेंगे। इसमें फ्रॉम द डे 1 जैसे आपने यूज किया, आप में चार्जेस जरूर लगेंगे, पर उतने ही दिनों के लिए लगेंगे जितने दिनों के लिए आपने इसको यूटिलाइज किया। अगर आपने 10 दिनों के लिए गया तो 10 दिन का लगेगा, अगर आपने 5 दिनों के लिए गया तो 5 दिन का लगेगा। और ये जरूर याद रखना कि जो ओडी अकाउंट होता है इसमें जो अमाउंट होता है ये दोनों तरफ जाता है, मतलब प्लस भी हो जाता है। लेट सपोज अभी ये जो है वो -50,000 में ना, और जैसे अगर आपके पास कोई हैवी अमाउंट आ गया, मान लो कि आपके पास 10 लाख रुपए आ गए और आपने इस अकाउंट में डाल दिया 10 लाख, तो 10 लाख जैसे डालोगे तो 50,000 तो पहले से माइनस हो रखे थे, तो आपके अकाउंट में कितना पॉजिटिव दिखाएगा, 9,50,000 दिखाएगा। समझे, जो 50,000 था वो तो नेगेटिव उस अकाउंट से कट गया ना, क्योंकि वो आपने यूटिलाइज करके रखा था, तो नेक्स्ट जो 9,50,000 था वो आपका पॉजिटिव दिखाएगा। तो मैंने आपको क्या समझाया, ये जो अकाउंट है ना ये नॉन टर्म लोन में आता है, क्योंकि यहाँ पे ईएमआई बर्डन नहीं बन रहा, ठीक है, यहाँ पे कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है। ओडी और सीसी 1 साल के लिए दिया जाता है, पीरियड है कि यार 1 साल के लिए दिया गया है, ठीक है, फिक्स्ड टेन्योर है, लेकिन ये भी हर साल के अंदर आप रिन्यू कर सकते हो और इसका कोई ईएमआई नहीं बना आपका, समझो कि हर महीने इस तरीके से ईएमआई नहीं है। तो ये क्या नॉन टर्म लोन है। और बिजनेस लोन जो है वो मैंने पहले ही बता दिया, वो सिक्योर्ड भी हो सकता है और वो अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। ओके, तो अगर मैं टाइप्स ऑफ लोन्स की बात करूं तो आपको सिर्फ यही समझना है कि सिक्योर्ड कौन से होते हैं, अनसिक्योर्ड कौन से होते हैं, ठीक है, टर्म कौन से होते हैं और नॉन टर्म कौन से होते हैं, ठीक है। इसे क्लैरिटी के लिए कि आपको इतना समझ में आना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी कैसे निकाली जाती है जब आप किसी लोन को लेने आते हो, या कौन कौन से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो इससे हम थोड़ा सा ही समझेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा अगर ऐसे हम समझने गए तो, क्योंकि वो तो आप बैंक में जाके समझोगे। तो अगर मैं बात करूँ कि बैंक का किस तरीके से रहता है, कि बैंक जो होता है, तो बैंक के ना 3 डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं लोन्स की बात करूँ तो एक तो होता है फ्रंट डेस्क, ठीक है, फ्रंट डेस्क, एक होता है बैक ऑफिस, ठीक है, बैक ऑफिस, और एक होता है लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल, और एक होता है टेक्निकल, लेकिन टेक्निकल हम समझेंगे ना, लीगल तक ही समझ आता हूँ, ठीक है आपको। तो ये मेनली होता है फ्रंट, बैक और लीगल, इसमें ही समझ में आ जाएगा आपका लोन कैसे होता है। तो फ्रंट में क्या होता है कि जिसमें कस्टमर इंटरेक्ट करता है, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे कि आपके ब्रांचेस, जिसमें कस्टमर आके किसी ऑफिसर से ये बोलता है कि मुझे लोन चाहिए। जैसे कि अगर मैं एसबीआई की बात करूँ, जो पीओ होते हैं वो ज्यादातर फ्रंट डेस्क पे होते हैं, है ना, फ्रंट डेस्क पे होते हैं, और वो कस्टमर से पहला इंटरेक्शन करते हैं कि यार, वो कहेंगे अगर कोई कस्टमर है कि यार मुझे पर्सनल लोन चाहिए, तो पीओ कहेगा कि ओके देन गिव मी योर सैलरी स्लिप, तो वो कहेगा कितने महीने का, तो वो कहेगा 3 महीने का। तो जब 3 महीने का सैलरी स्लिप लेगा तो फर्स्ट जो एलिजिबिलिटी निकाली जाती है वो पीओ करता है, ठीक है, फर्स्ट एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी में वो क्या क्या चेक करता है, सबसे पहले उसके फाइनेंशियल्स, देन जब वो लॉगिन कर रहा होता है उसको, तो उसका सिबिल भी देख लेता है। सिबिल क्या है, सिबिल एक तरीके का मैट्रिक्स है जिससे ये पता लगता है कि इसने पहले जो लोन लेके रखे हैं वो कैसा है। अगर उसने पहले जो लोन लेके रखे हैं वो टाइमली पे कर रहा है तो आपका जो सिबिल स्कोर होता है वो अच्छा दिखाता है। अच्छा कब से होता है, 750, अबव 750 एक अच्छा सिविल माना जाता है। तो सिविल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर मान लो कि इंडिविजुअल उसने लोन लिया था आज से 10 साल पहले और उसको जो रीपे वो सही तरीके से नहीं कर रहा, मतलब टाइम पे रीपे नहीं करता, तो इससे ये पता लगता है कि यार ये जो इंडिविजुअल है इसके फाइनेंशियल तो बेटर है, लेकिन यार इसका जो बिहेवियर है ना वो अच्छा नहीं है लोन के लिए, ये क्योंकि सही से पे नहीं करता, मतलब इसका बिहेवियर इशू है। तो वहां पर पीओ जो है उस चीज को लॉगिन नहीं करेगा। लॉगिन होने के बाद एक केस जब लॉगिन हो जाता है, जब पीओ थोड़ी सी मतलब बेसिक एलिजिबिलिटी है उसको निकाल लेता है, तो फिर जाता है केस क्रेडिट मैनेजर के पास। क्रेडिट मैनेजर के पास जो है केस जाता है और क्रेडिट मैनेजर फिर फुल गो थ्रू करता है कि यार पूरा डीप डाउन एनालिसिस करता है कि यार सही में क्या इसकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी आ भी रही है या नहीं, मतलब एक एक पॉइंट को। अगर कॉर्पोरेट हाउस है या फिर बिजनेस है तो उसका
एवरी डेटा वो मैच करता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स है कि नहीं, और मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ मैच हो रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। तो ये जो क्रेडिट मैनेजर का पोस्ट है ये बैंक में एक्चुअली जो है बैक ऑफिस का बहुत अच्छा काम है, और ज्यादातर इसमें सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट की बात करो या आप गवर्नमेंट की बात करो, और कभी कभी जो है पीओ को भी आफ्टर एक्सपीरियंस में काम करने का मौका मिलता है। देन अगर क्रेडिट मैनेजर ने भी उस फाइल को टिक कर दिया कि यार इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे भी बैठ रही है, ठीक है, तो उसके बाद अगर वो सिक्योर्ड लोन है जहां पे कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज दी गई है, तो क्योंकि आपके फाइनेंशियल टिक हो गए, सबसे पहले फाइनेंशियल चेक होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया फाइनेंशियल कैसे हैं उसका मैं ग्लिम्स दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपके फाइनेंशियल दोनों डिपार्टमेंट में चेक हो गए। देन कम्स टू द लीगल डिपार्टमेंट, जबकि आपके प्रॉपर्टी का चेकमेंट होगा कि आपकी प्रॉपर्टी जो आप ऑफर कर रहे हो वो सही है कि नहीं, जैसे कि आपके एग्रीमेंट सही है कि नहीं, आपका सेल डेट सही है कि नहीं, ठीक है, उस जो इंसान वो लोन लेने आ रहा है कि उसके नाम पे है कि नहीं, अगर नाम पे नहीं है तो क्या उसके पेरेंट्स के नाम पे है, क्योंकि अगर पेरेंट्स के नाम पे है तब भी एक डिक्लेरेशन के थ्रू वो प्रॉपर्टी का मॉर्गेज दे सकता है। तो ये सारी चीजें कहाँ देखी जाती है, लीगल में देखी जाती है। ओके, अब नेक्स्ट हम समझते हैं ये जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, ये कैसे निकाली जा रही है। तो इसमें तो यार अगर मैं क्रेडिट मैनेजर के साइड से देखूंगा तो बहुत ज़्यादा है, और अगर मैं फ्रंट ऑफिस जो पीओ जो पहला असेसमेंट करते हैं अगर मैं उस पर भी जाऊंगा तब भी वो बहुत टेक्निकली हो जाएगा। तो बस मैं बेसिक्स आपको पर्सनल लोन का बताऊंगा कि पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी किस तरीके से निकाली जाती है। तो मान लो कि कोई पर्सनल लोन लेने आया कि मुझे 5 लाख का पर्सनल लोन चाहिए, तो हर बैंक का ना अलग अलग क्राइटेरिया होता है हर प्रोडक्ट में, मतलब पर्सनल लोन में अलग क्राइटेरिया होगा, बिजनेस लोन में अलग क्राइटेरिया होगा, लैब में अलग क्राइटेरिया होगा, मतलब एक बैंक कैसे कंफर्टेबल है उस लोन को देने के लिए। तो सब बैंक का अलग अलग जो है एलिजिबिलिटी होती है। तो लेट सपोज एसबीआई है, पर एसबीआई कहता है यार हम 30,000 से स्टार्टिंग लोन देते हैं, और 2 इंडिविजुअल आते हैं ए और बी। ए जब पर्सनल लोन लेने आते हैं तो वो कहता है कि मेरी ना कितनी सैलरी, मतलब उससे फ्रंट टैक्स वाला पूछता है कि कितनी सैलरी, तो वो कहता है यार मेरी 40,000 सैलरी है। तो क्योंकि एसबीआई तो 30,000 में दे रहा था, तो यहाँ पे तो उसकी एलिजिबिलिटी को आती है, तो फर्दर वो इसमें असेसमेंट कर सकते हैं। वहीं पे दूसरा इंडिविजुअल है बी जिसकी सैलरी कितने है 20,000, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसकी एलिजिबिलिटी जो है बैठ नहीं रही ऑन द नॉर्म्स ऑफ एसबीआई, मतलब एसबीआई 20,000 वाले लड़के को लोन नहीं देता या इंडिविजुअल को लोन नहीं देता, तो यहाँ पे उसका फाइन पहले रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वो जो फ्रंट डेस्क का एम्प्लॉय है वो भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो एसबीआई के नॉर्म्स में ही नहीं आता। तो सबसे पहले तो यही होता है कि आपकी एलिजिबिलिटी बैठ रही है कि नहीं उसके उसमें। ओके, देन अगर ए को हमने बता दिया कि ए को लोन मिल सकता है 40,000 में, तो उससे क्या मांगा जाएगा, मैंने पर्सनल लोन का ले रहा हूं तो उससे 3 महीने की सैलरी स्लिप मांगी जाती है, या 3 महीने की सैलरी स्लिप लो। 3 महीने की सैलरी स्लिप क्यों, क्योंकि बैंक ये देखता है कि आपकी जो सैलरी है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, और ये जो 40,000 है ये भी क्या है, नेट अमाउंट है, ये ग्रॉस अमाउंट नहीं है कि आफ्टर पीएफ आपका डिडक्शन होने के बाद कितना अमाउंट आपके पास मिलता है। तो नेट अमाउंट वो देखता है, तो नेट अमाउंट जितना होता है, क्योंकि अगर देखो कंसिस्टेंसी को देख रहा है कि हो सकता है किसी एक महीने में उसका कोई एरियर आया होगा, कोई एडवांस आया होगा, तो उसकी वजह से जो है नेट अमाउंट देखा जाता है, और आफ्टर कंफर्मिंग 3 महीने में एक ही अमाउंट आ रहा है, मतलब 40,000 रुपये आ रहा है, तो फिर 40,000 को हम बेस ले पाते हैं। तो 40,000 को जैसे बेस लेते हैं उसमें से हम ईएमआई बर्डन देखते हैं कि यार इसकी ईएमआई कितनी बन सकती है। ओके, तो इसकी ईएमआई कितनी बन सकती है वो देखते हैं, क्योंकि अगर आप किसी की सैलरी 40,000 है और अगर हम उसकी ईएमआई 40,000 रख देंगे तो क्या लोन बैठेगा, लोन क्या वो लोन को रीपे कर पाएगा इन द फ्यूचर, क्योंकि उसके खर्चे भी तो होंगे, अपने खर्चे भी तो होंगे, वो खर्चे कहाँ से देगा। तो इसलिए हर एक बैंक का अलग अलग है कि कितना वो पार्ट ऑफ जो सैलरी है उसका ईएमआई ले सकता है। तो लेट सपोज यहाँ पर बैंक का मैंने एसबीआई का बोला कि 60% वो ले सकता है, मतलब जो आपकी नेट सैलरी उसका 60% ले सकता है। तो इसका 60% कितना होता है, इसका 60% होगा 24,000, मतलब 24,000 का लोन बना सकता है, ठीक है, लोन बना सकता है मतलब ईएमआई बना सकता है। तो जैसे वो 24,000 का ईएमआई बनाएगा तो 12 महीने में कितना होता है इंटू 5 साल तक की पर्सनल लोन है तो 5 ईयर्स करेगा, तो जितनी एलिजिबिलिटी बनती है उतना ही अमाउंट जो है बैंक जो है पे कर सकता है टू द कस्टमर्स, ठीक है। सो इसमें आपको कोई ज़्यादा डीप डाउन नहीं करना, मैंने बस आपको एक तरीके से एक छोटा सा बताया कि किस तरीके से एलिजिबिलिटी निकाली जाती है, ठीक है। ये कभी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाएगा, बस मैंने बताया इसलिए कि यार इससे थोड़ी क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। तो यही है। तो सबसे पहले मैंने आपको सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड समझा दिया, टाइप ऑफ लोन में फिर थोड़ा सा एलिजिबिलिटी निकालने का तरीका समझा दिया, पर्सनल लोन का। और बिजनेस में अलग होता है कि बिजनेस में सैलरी नहीं होती, उसमें आईटीआर लिया जाता है। आईटीआर होता है इनकम टैक्स रिटर्न, उसमें आपकी इनकम जो होती है उसके बेस पे आपको जो है बताया जाता है कि आपका अमाउंट कितना आएगा। तो यही है कि यार ये सब अगर आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं एक नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा उसमें थोड़ा सा अच्छे से आपको समझा दूंगा। लेकिन क्योंकि वो एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं है तो उसमें ज़्यादा डीप डाउन नहीं कर सकते आप, वो वैसे भी आप डायरेक्टली जब आप बैंक ज्वाइन करेंगे तो वो सारी चीज़ें आप सीख ही लोगे। फिर नेक्स्ट है कि अब नेक्स्ट होता है बैंकिंग में टॉपिक मोराटोरियम पीरियड। क्या होता है मोराटोरियम पीरियड? क्या होता है? द मोराटोरियम पीरियड रिफर्स टू टेम्पररी सस्पेंशन और डिले ऑफ सर्टेन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन सच एज लोन रिपेमेंट।
मोरेटोरियम पीरियड जो होता है ये ज़्यादातर एजुकेशन लोन में होता है। मोरेटोरियम पीरियड कुछ नहीं है कि थोड़े से पीरियड के लिए आपका जो ईएमआई है वो नहीं करता, उसके बाद करता है। जैसे कि एजुकेशन लोन की बात करूं तो जब तक आप उस कॉलेज में पढ़ रहे होते हो, है ना, जब तक आप उस कॉलेज में पढ़ रहे होते हो तो आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, या फिर इंटरेस्ट भी लिया जाता है तो सिंपल इंटरेस्ट लिया जाता है इस पीरियड में। और वो भी कब कब लगता है, जब आप पढ़ रहे हो तब आपको कोई भी ईएमआई पे नहीं करना पड़ता है। जैसे आप ग्रेजुएट होते हो तो उसके बाद आपको ईएमआई आपकी स्टार्ट होती है। तो ये जो पीरियड है ना जिसमें बैंक आपसे ईएमआई नहीं ले रहा है उसी को बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड, और उसके बाद तो आपका ईएमआई स्टार्ट हो जाएगा। फिर दूसरा की होता है, ओके एक मिनट, ओके नेक्स्ट जो कीवर्ड होता है उसे बोलते हैं एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ gradually paying off a loan through a regular payment over time. Each payment typically consists of both principal, the borrower, and the interest. The term amortization schedule refers to the delayed breakdown of each payment, showing how much goes towards the principal and how much goes interest. तो जब इसमें वैसे भी amortization में कुछ नहीं है, जब आपकी EMI बनती है ना, EMI बनती है तो आपका प्रिंसिपल जाता है और उसके साथ इंटरेस्ट जाता है। ओके वैसे ही आपका ईएमआई का ब्रेक थ्रू होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि आपका प्रिंसिपल जा रहा है और कभी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपका इंटरेस्ट जा रहा है, वो किसी किसी लोन में होता है। तो अगर आपके लोन में ये एमोटाइजेशन वाला जो है क्लॉज नहीं है तो वहां पे क्या होगा कि आपका सिर्फ इंटरेस्ट पे होगा और आपका प्रिंसिपल पे नहीं होगा। तो इससे नुकसान क्या होता है कि जैसे कि मान लो आपने लोन लिया 10 लाख का, या प्रिंसिपल का मतलब वो अमाउंट बोल रहे हैं, मान लो आपने 10 लाख का लोन ले लिया। अब 10 लाख का लोन जो है अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं जा रहा है तो 10 लाख का 10 लाख ही रहता है, ये कम नहीं होता। जैसे कि अगर आपका प्रिंसिपल जा रहा होता तो 10 लाख जो है एक साल बाद हो सकता है उसका अमाउंट जो है 2 लाख आपने प्रिंसिपल के तौर पे कर दिया, आपने एक्चुअल में एक साल में 3 लाख पे किया, जिसमें 2 लाख जो था वो प्रिंसिपल था और 1 लाख जो था आपने वो इंटरेस्ट पे किया। लेकिन क्योंकि आपने 2 लाख रुपए एक साल में पे कर दिया तो अब जो है जो आपका इंटरेस्ट ऑनवर्ड्स मतलब जो फ्यूचर में इंटरेस्ट लगेगा वो 8 लाख पे लगेगा, वो 10 लाख में नहीं लगेगा, जिससे जो आपका इंटरेस्ट होता है वो भी आपका नेक्स्ट ईयर कम आएगा और वैसे ही सब्सिक्वेंट एवरी ईयर होता रहेगा। लेकिन अगर एमोटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है किसी लोन पे और सिर्फ उसमें इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट जा रहा है, तो अगर आपने 10 लाख का लोन लिया तो हो सकता है कि आपने 3 लाख रुपए पे कर दिया, लेकिन 3 लाख रुपए एक साल बाद आपको पता लगेगा यार ये तो मेरा इंटरेस्ट ही है। तो अगर आपको जब ये पता लगेगा ये तो मेरा इंटरेस्ट ही है तो वापस जब बैंक में जाके बोलोगे यार मेरा प्रिंसिपल तो कम होना चाहिए था, ये 10 लाख से ये अब 7 लाख में हो जाना चाहिए था, या मेरा कम से कम एटलीस्ट 8 लाख तो होना चाहिए था कि एटलीस्ट मेरा 2 लाख तो प्रिंसिपल गया होगा, तो बैंक आपको बोलेगा नहीं आपके लोन में एमोटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए आपका जो है नेक्स्ट ईयर भी 3 लाख रुपए ही लोन जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द 6th ईयर वो लोग इस तरीके से क्लॉज रखते हैं कि उसके बाद आपका एक्चुअल में प्रिंसिपल पे होना स्टार्ट होगा। तो यही है एमोटाइजेशन का कॉन्सेप्ट। लेकिन आजकल ज्यादातर लोन में एमोटाइजेशन होता ही है, जहां पर जब आप लोन लेते हैं तो आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों एक साथ जाते हैं इसमें ईएमआई में। ओके तो ये दो कॉन्सेप्ट है, एमोटाइजेशन है मोरेटोरियम। ओके सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एनपीए का है। तो यार टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो एनपीए को रहने देते हैं। अब एनपीए को हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। एनपीए भी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वाले वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ लोन समझाया है और आपको रेट्स के बारे में एक्चुअली समझाया कि मॉनेटरी पॉलिसी के बाद हमारे पास किस तरीके से रेट्स होते थे। पहले जैसे 2019 एक्सटर्नल बेंच में था, पहले वो इंटरनल बेंचमार्क भी हमारे पास होता था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड।